आइए दोस्तों शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स अप्रैल 2025 प्रतियोगिता दर्पण का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मार्च 2025 का प्रतियोगिता दर्पण का करेंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। आज अप्रैल 2025 का पढ़ेंगे। ये प्रतियोगिता दर्पण का है। प्रतियोगिता दर्पण 2 महीना आगे चलता है, तो इसमें डेटा होंगे सभी फरवरी माह के, जनवरी फरवरी के होंगे, मार्च के और अप्रैल के नहीं होंगे इसमें। तो चलिए, पहला है 4 नए रामसर स्थल जुड़ गए हैं भारत में। थोरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, सरायकोटट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, ये दोनों तमिलनाडु का, उधवा झील झारखंड का और खेचवापल्ली पक्षी अभ्यारण्य सिक्किम का। तो कौन कौन से रामसर स्थल जुड़ गए हैं? 2 है तमिलनाडु में, एक है थोरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा सरायकोटट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का, उधवा झील झारखंड का और खेचवापल्ली पक्षी अभ्यारण्य सिक्किम का। ये चारों जुड़ गए हैं। अब भारत में कुल रामसर स्थल 89 हो गए हैं, 89, जिसमें सबसे अधिक शारदीप तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में 10 है दूसरा स्थान पर। और बिहार में कितने हैं? तो बिहार में 3 है, कांवर झील, नागीनक्टी पक्षी अभ्यारण्य। तो बिहार में 3 है कांवर झील, बेगूसराय में है, नागीनक्टी जमुई में है। तो कुल भारत में रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 89 हो गए हैं। नेक्स्ट है मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है सरायकोटट्टी पक्षी अभ्यारण्य। तो मध्य एशियाई फ्लाईवे क्या है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य एशियाई फ्लाईवे क्या है। तो मध्य एशियाई फ्लाईवे जो है, यह जलीय पक्षियों का प्रवास मार्ग है। मतलब जलीय पक्षी जो आते जाते हैं वही मार्ग है मध्य एशियाई फ्लाईवे। यह आर्कटिक एवं हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के बड़े भूभाग को कवर करता है। आर्कटिक एवं हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के बड़े भूभाग को कवर करता है मध्य एशियाई फ्लाईवे। तो मध्य एशियाई फ्लाईवे सरायकोटट्टी पक्षी अभ्यारण्य का भाग है। करीब इसमें 30 देश आते हैं। इसमें मध्य एशियाई फ्लाईवे में कितने देश आते हैं? 30 देश आते हैं। लगभग पक्षियों की 182 प्रजाति है इसमें। मध्य एशियाई फ्लाईवे में पक्षियों के 182 प्रजाति है। तो पूछा जा सकता है मध्य एशियाई फ्लाईवे क्या है? तो ये पक्षियों का आने जाने का मार्ग है, हिंद महासागर और आर्कटिक से संबंधित है। नेक्स्ट है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 हुआ। इसमें कितने सीट थे? 70 विधानसभा की सीट है दिल्ली में। चुनाव कब हुआ? 5 फरवरी 2025 को हुआ। 5 फरवरी 2025 को। गणना कब हुआ? इसका मतगणना हुआ 8 फरवरी 2025 को, 3 दिन बाद हुआ। सीएम बनी है, नए सीएम बन गए हैं, रेखा गुप्ता बन गई हैं। कुल वोटिंग कितना हुआ था दिल्ली विधानसभा चुनाव में? 60.39% वोटिंग हुआ था। 60.39% वोटिंग हुआ दिल्ली चुनाव में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट लाई है बीजेपी लाई है, 48 सीट लगभग उसे मिला है। 45.56% वोट मिला। 45.56% बीजेपी को वोट मिला। 48 सीट के साथ उसने सरकार बनाई है। और आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिला है, 43.57% सीटों के साथ। 43.57% वोट मिला है। लगभग 2% वोट कम मिला है। आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिला है, बीजेपी को 48 सीट, 45.56% वोट मिला है। अब तक 7 बार चुनाव 7 बार दिल्ली विधानसभा में चुनाव हो चुका है। दिल्ली विधानसभा का गठन किया गया था 1993 को किया गया था, जिसमें 70 विधानसभा सीट हैं। तो दिल्ली विधानसभा का गठन 1993 को हुआ। उसके बाद से अब तक 7 बार चुनाव वहाँ हो चुका है। दिल्ली में वोटिंग हुआ था 60.39%। नेक्स्ट है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका। कब से यह लागू हुआ है? तो 13 फरवरी 2025 से लागू हुआ। 13 फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद में है? 356 में है। पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को कब मिला था? 1972 में मिला था। वहाँ के प्रमुख समुदाय हैं कुकी, मैत्री, यही दोनों में विवाद हुआ था, इसलिए वहाँ लगा है। जबकि मणिपुर के सीएम थे एन बीरेन सिंह थे और वहाँ राज्यपाल थे अजय भल्ला। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। इसमें पूछा जा सकता है कब से शुरुआत? 13 फरवरी 2025 से। राज्यपाल थे अजय भल्ला थे। अब इन्हीं के हाथों में बागडोर आ जाएगा। मणिपुर का गठन 1972 में हुआ था। एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम थे। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम। हाल ही में फोर्ट विलियम चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में रहा इसका नाम को लेकर। फोर्ट विलियम का नाम अब बदल दिया गया है, इसे कर दिया गया विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम अब विजय दुर्ग हो चुका है। तो 1962 में चीन युद्ध के बाद बनाया गया था यहाँ फोर्ट विलियम। भारतीय सेना का पूर्वी मुख्यालय जो है फोर्ट विलियम बनाया गया था। भारतीय सेना का पूर्वी मुख्यालय जो है कोलकाता में है, फोर्ट विलियम इसे बनाया गया था। तो भारतीय सेना का पूर्वी मुख्यालय कब बनाया गया था? भारत चीन युद्ध 1962 के बाद बनाया गया था। ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय के नाम पर इसका रखा गया था नाम। फोर्ट विलियम का नाम फोर्ट विलियम ब्रिटेन के राजा तृतीय के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में रखा गया था, कलकत्ता में है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी पर 5 सदस्य समिति का गठन हाल ही में किस राज्य ने किया? तो गुजरात किया है। समान नागरिक संहिता पर 5 सदस्य समिति का गठन यूसीसी के लिए किसने किया है? तो गुजरात सरकार ने किया है, जिसके अध्यक्ष होंगे रंजना प्रसाद देसाई होंगे, जो उत्तराखंड के भी सदस्य थे। इसमें इसका गठन 4 फरवरी 2025 को किया गया है। 5 सदस्य है और 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को इसे कहा गया है। तो समान नागरिक संहिता के लिए रंजना प्रसाद देसाई में फिर से रंजना प्रसाद की अध्यक्षता में फिर से एक कमेटी का गठन किसने किया? गुजरात सरकार किया है। इसमें 5 सदस्य हैं। 4 फरवरी 2025 को किया गया और यह 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा कब हुआ था? 10 से 12 फरवरी 2025 को हुआ है। इसमें एआई एक्शन समिट जो फ्रांस में हुआ, इसकी अध्यक्षता फ्रांस कर रहा था, जिसमें भारत ने इसका उप अध्यक्षता किया है। तो एआई एक्शन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? एआई एक्शन सम्मेलन फ्रांस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता फ्रांस कर रहा था। 2026 को नवाचार वर्ष घोषित किया है। फ्रांस और भारत ने दोनों मिलकर 2026 को नवाचार वर्ष का घोषित किया है, क्योंकि भारत और फ्रांस का पहला सांस्कृतिक समझौता 1966 में हुआ था। 60 वर्ष हो गया है, इसलिए 2026 को भारत और फ्रांस ने नवाचारों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है बंदरगाहों का शहर मार्सिले।
फ्रांस के मार्सिलो को क्या बोला जाता है? तो इसे बंदरगाहों का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रांस में एआई एक्शन सम्मेलन 2025 जो हुआ, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 80 देशों ने भाग लिया था। पहला सम्मेलन बेलेचल्ली पार्क में हुआ था, ब्रिटेन में नवंबर 2023 में हुआ था। एआई पर पहला सम्मेलन बेलेचल्ली पार्क ब्रिटेन में हुआ था, नवंबर 2023 में हुआ था। दूसरा सियोल 2024 में दक्षिण कोरिया में हुआ था और तीसरा इस बार फ्रांस के पेरिस में हुआ। तो एआई पर अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 3 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन हुआ था बेलेचल्ली पार्क में ब्रिटेन में हुआ था, नवंबर 2023 में हुआ था बेलेचल्ली पार्क में। दूसरा सियोल दक्षिण कोरिया में 24 में और फ्रांस में हुआ 2025 में। इसका एआई एक्शन सम्मेलन नाम था, अभी जो 25 में हुआ। नेक्स्ट है मोदी जी की अमेरिकी यात्रा। मोदी जी ने अभी अमेरिकी यात्रा किया है, यह फरवरी 2025 में किए हैं, जिसमें 10 वर्ष से रक्षा समझौता किया गया है। अमेरिका के साथ 10 वर्ष से रक्षा समझौता किया गया और F-35 और P-81 विमान जो है भारत को देगा। अमेरिका ने कहा है कि P-81 और F-35 लड़ाकू विमान जो है भारत को देगा। इसके साथ ही अमेरिका के साथ अपराधी, आतंकवादी, आर्थिक भगोड़ों को भारत में प्रत्यार्पण करने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट है प्रवासी वीज़ा, बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुआ, जिसमें से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत बांग्लादेश के मुद्दे पर खुद से निपटे। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहाँ की संस्था है, तो ये जर्मनी की संस्था है। इस बार 2025 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 96वां स्थान आया। 180 देशों में 96वां स्थान आया। भारत का 38 स्कोर था, 2023 में 93 था। इस बार स्थिति खराब हो गई है, 3 अंक मतलब गिर गया है। भारत की स्थिति 96वां हो गया। पिछला बार 23 में भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93वें स्थान पर था, इस बार 96वें स्थान पर 38 स्कोर के साथ। मानक इसमें 13 हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 13 मानक हैं, जिसमें देखा जाता है स्वतंत्रता देखा जाता है, प्रतिक्रिया देखा जाता है और उदारता देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। लोकतंत्र कैसा है वहाँ, ये सब देखा जाता है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार किन देशों में रहा? डेनमार्क में रहा है, फिर फिनलैंड में, फिर सिंगापुर में। तो सबसे कम डेनमार्क मतलब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 1 नंबर पर डेनमार्क रहा है, जिसमें 90 अंकों के साथ फर्स्ट स्थान हासिल किया। फिनलैंड दूसरा 88 अंकों के साथ, सिंगापुर तीसरा स्थान पर था। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बजट में 2025 के लिए भारत ने अपना योगदान कितना दिया? $3.76 करोड़ दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में 2025 के लिए अपना अंशदान कितना दिया? तो भारत ने 3.76 करोड़ का अंशदान दे दिया है। हाल ही में कतर के शेख 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। कतर के शेख कौन है? तमीम बिन अहमद अल थानी। तमीम बिन अहमद अल थानी कतर के शेख हैं जो भारत की यात्रा पे आए हैं। द्विपक्षीय बैठक कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद हाउस में कतर के शेख के साथ द्विपक्षीय बैठक हुआ। कूटनीतिक संबंध कब शुरू हुआ था? 1973 में। कतर के साथ कूटनीतिक संबंध 1973 में हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि कतर के शेख का नाम क्या है? तो बिन अहमद अल थानी, जो हैदराबाद में बैठक हुआ। नेक्स्ट है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ये कितने देशों का संगठन है? 6 देशों का संगठन है, जिसका गठन 1981 में किया गया था। 25 मई 1981 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का गठन किया गया था, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान है। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का गठन कब किया गया था? 1981 में, जिसमें कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, यूएई और ओमान है। 6 देश हैं। नेक्स्ट है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये ओमान के मस्कट में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ओमान के मस्कट में हुआ है। आयोजन इंडिया फाउंडेशन प्लस ओमान के विदेश मंत्रालय के द्वारा प्लस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर, इन्होंने तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। 8वां हिंद महासागर का आयोजन ओमान के मस्कट में हुआ, जिसमें 3 संस्थाओं ने मिलकर इंडिया फाउंडेशन भारत का, ओमान विदेश मंत्रालय ओमान का और राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर का, तीनों ने मिलकर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन किया है। इसका थीम था इस बार समुद्री साझेदारी ने क्षितिज की यात्राएं। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम क्या था? समुद्री साझेदारी ने क्षितिज की यात्राएं। समय कब? यह 16-17 फरवरी 2025 को किया गया। पहला हिंद महासागर सम्मेलन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। यह पहला हिंद महासागर सम्मेलन था जब सिंगापुर में हुआ था, 2016 में हुआ था। 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। 7वां हिंद महासागर पिछली बार 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की आधार अंक की कमी की है। ये शायद दूसरी बार हो गया ना, ये पहली बार आधार अंक की कमी कर दिया है। रेपो रेट में लगभग 0.25% की कमी की गई है। तो अब रेपो रेट कितना हो गया? 6.25% रेपो रेट हो गया और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। 3.35% रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कितना हो गया? तो 6.5%। बैंक रेट 6.5%। और आरबीआई ने बताया है भारत का जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में कितना रहेगा? 6.7% रहेगा। भारत का जीडीपी वृद्धि दर आरबीआई ने 2025-26 में कितना अनुमान जताया है? 6.7% रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट है 2024-25 में बागवानी उत्पादन का अग्रिम अनुमान। तो 24-25 में कितना बागवानी उत्पादन हुआ है, इसका अग्रिम अनुमान लगाया गया है। तो इसमें लगभग कुल बागवानी उत्पादन 36 इकाई 10,000 लाख यानी कि 3,62,000 टन हुआ है। 3,62,086 टन, लगभग बोले तो 362.2 लाख टन, 362.2 लाख टन का कुल बागवानी उत्पादन 2024-25 में हुआ।
और जिसमें कुल मसाला उत्पादन कितना था, मसाला उत्पादन था 11,996,000 टन, 11,996,000 टन ये मसाला। और सब्जियां उत्पादन हुआ था 2,14,563,000 टन। सब्जियां कितना, 2,14,563,000 टन हुआ था। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि 2024-25 में भारत का कुल बागवानी उत्पादन कितना हुआ, तो 362.2 लाख टन। इसे हज़ार में बोले तो 3,62,086 टन हुआ था, 1000 टन हुआ था। नेक्स्ट है, पहली बार बांग्लादेश ने सरकारी स्तर पर व्यापार करते हुए पाकिस्तान से फरवरी 2025 में 50,000 टन चावल खरीदने की अनुमति दे दी है। तो बांग्लादेश ने पहली बार सरकारी स्तर पर व्यापार करते हुए पाकिस्तान से कितना, 50,000 टन चावल खरीदने की अनुमति दे दी है। कब दिया, तो फरवरी 2025 में दिया। नेक्स्ट है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है, तो यह नीति आयोग जारी किया है। यह पहला राजकोषीय सूचकांक है, पहला राजकोषीय सूचकांक है। यह जारी किया गया 24 जनवरी 2025 को। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग ने कब जारी किया, 24 जनवरी 2025 को जारी किया। इसमें कितने राज्य शामिल थे, 18 राज्य शामिल थे। 18 राज्यों को शामिल कर इसमें अनुमान लगाकर ये जारी किया गया है, संशोधन करके नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें कितने पैरामीटर थे, 5 पैरामीटर थे। तो पहला राजकोषीय सूचकांक 2025 में 5 पैरामीटर थे। इसमें देखा गया राज्यों का व्यय की गुणवत्ता देखा गया, वे कैसे व्यय खर्च करते हैं, उनकी राजस्व जुटाने का तरीका देखा गया, वित्त विवेक देखा गया, ऋण सूचकांक देखा गया और ऋण स्थिरता देखा गया। तो राजकोषीय सूचकांक नीति आयोग ने 2025 में जारी किया। तो इसके 5 पैरामीटर थे जिनमें राज्यों की व्यय गुणवत्ता देखा गया, मतलब वो कैसे खर्च करते हैं, राजस्व जुटाने का तरीका देखा गया, वित्त विवेक देखा गया और ऋण सूचकांक देखा गया तथा ऋण स्थिरता देखा गया। जिसमें राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है 67.8 अंकों के साथ। राजकोषीय स्थिरता सूचकांक में उड़ीसा प्रथम स्थान पर था, दूसरा छत्तीसगढ़ 52 अंकों के 55.2 अंकों के साथ, 53 अंकों के साथ गोवा तीसरा स्थान पर, 53 अंकों के साथ गोवा तीसरा, चौथा स्थान पर झारखंड था और गुजरात था 5वां स्थान पर। ये सब अचीवर श्रेणी में थे, मतलब जो ज़्यादा रैंक लाते हैं उन्हें अचीवर श्रेणी में रखा गया था। उड़ीसा प्रथम स्थान पर 67.8 अंकों के साथ, छत्तीसगढ़ 55 अंकों के साथ दूसरा स्थान पर और गोवा तीसरा स्थान पर था 53 अंकों के साथ। झारखंड चौथा स्थान पर था, जबकि बिहार 13वां स्थान पर आया है, जबकि झारखंड आगे निकल गया हम लोगों से। चौथा स्थान पर झारखंड चला, जबकि बिहार 13वां स्थान था बिहार का। ये 27.8 अंक ही ला पाया है, ये परफॉर्मर श्रेणी में था। तो पूछा जा सकता है बीपीएससी में ये कि बिहार जो है राजकोषीय सूचकांक में कैमा स्थान पर था, 13वां स्थान पे था। कितना अंक लाया, 27.8 अंक, और परफॉर्मर श्रेणी में ये आया है। नेक्स्ट है अंतिम स्थान कौन था, तो पंजाब था 18वां स्थान। 18वां स्थान अंतिम स्थान पंजाब का था, अंतिम स्थान पंजाब का आया है, इसे एस्पिरेशनल श्रेणी में रखा गया है। अंतिम स्थान पंजाब का था, इसे एस्पिरेशनल श्रेणी में रखा गया, 18वां स्थान था। जबकि देखिए श्रेणियाँ क्या क्या है इसमें, अचीवर है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है और एस्पिरेशनल है। जब 15 से 18 रैंक के बीच होते हैं तो उन्हें रखा गया है एस्पिरेशनल में। 4 राज्य एस्पिरेशनल में थे और परफॉर्मर में 4 राज्य थे, बिहार ही परफॉर्मर में था। और फ्रंट रनर में 5 राज्य थे, इसमें 6 से 10 के रैंक के बीच के होते हैं। और फर्स्ट अचीवर में 1 से 5 रैंक के बीच वाले को बोला जाता है। 5 राज्य थे, यही 5 राज्य, गुजरात था 5वां। तो अचीवर में 1 से 5 रैंक वाले को अचीवर, फ्रंट रनर 6 से 10 वाले को फ्रंट रनर, इसमें 5 थे, फ्रंट रनर में 5 और परफॉर्मर में 4 और एस्पिरेशनल में 4, परफॉर्मर में 4, एस्पिरेशनल में 4। नेक्स्ट है एनएसओ अनुमान 2024-25 जीडीपी वार्षिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। हाल ही में एनएसओ ने 2024-25 में भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर कितना बताया है, तो 6.5%, लगभग 6.5% बताया है। 2024-25 के तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.2% रहा था। 24-25 के तीसरी तिमाही में वृद्धि दर कितना, 6.2% रहा था। जीबीए में योगदान 2023-24 में स्थिर मूल्य पर कितना रहा बताया जा रहा है। देखिए एनएसओ ने बताया है कि भारत के जीबीए में 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का 19.7% और द्वितीय क्षेत्र का लगभग 26% और तृतीय क्षेत्र का 54.4% था। जीबीए में 23-24 में, मतलब पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में 23-24 में प्राथमिक क्षेत्र का 19.7%, द्वितीय क्षेत्र का 25.9 लगभग 26% और तृतीय क्षेत्र का 54.4% था योगदान। जबकि स्थिर मूल्य पर था 2.7% प्राथमिक क्षेत्र का, 11.4% द्वितीय क्षेत्र का। यही द्वितीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा था। जीबीए में द्वितीय क्षेत्र का 23-24 में योगदान ज़्यादा था 11.4% और तृतीय क्षेत्र का था मात्र 9%। तृतीय क्षेत्र का था 9%, द्वितीय क्षेत्र का 2.7%। तो ये प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र होते क्या हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित क्षेत्र आते हैं, द्वितीय में उद्योगों से संबंधित आते हैं, निर्माण से संबंधित, तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र शुद्ध आय। भारत का शुद्ध राष्ट्र आय 2022-23 में कितना था, तो 233.91 लाख करोड़ था, पूर्व वर्ष से 13.3% अधिक था। एनएसओ ने बताया भारत का शुद्ध राष्ट्र आय 2022-23 में कितना था, 233.93 लाख करोड़, 233.91 लाख करोड़, लगभग 234 लाख करोड़ मान लें। यह पिछले वर्ष से कितना ज़्यादा था, 13.3% ज़्यादा था। हाल ही में आरबीआई ने न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के कारोबार पर रोक लगा दी है। तो न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के कारोबार पर रोक लगा दिया है आरबीआई। ये कहाँ है, बम्बई में न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक। नेक्स्ट है भारत के 26वें
CEC कौन बन गए हैं? CEC का मतलब हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? तो ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। भारत के ये कैमे बन गए? ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। भारत के ये कभी कैमे हैं? तो 26वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है नियुक्ति समिति, कौन इसे नियुक्त करता है? तो PM और गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष नेता शामिल होते हैं। अब CJI को हटा दिया गया है, तो ये चर्चा में था, विवाद का बिंदु भी बना था कि CJI को निकाल दिया गया है। विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अब सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनके साथ लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये 3 सदस्य मिलकर ही नियुक्त करते हैं। ज्ञानेश कुमार बन गए हैं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। खेल खिलाड़ी में देखें तो BCCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया है? सचिन तेंदुलकर को दिया है। BCCI की 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बना है? तो मनु भाकर बनी है। BBC की 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मनु भाकर बनी है। और BCCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे दिया है? सचिन तेंदुलकर को दिया है। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार 2025। ग्रैमी पुरस्कार 2025 रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है? केंड्रिक लैमर को मिला है। केंड्रिक लैमर को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है बियॉन्से को मिला है। बियॉन्से को एल्बम ऑफ द ईयर मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है केंड्रिक लैमर को। केंड्रिक लैमर को ही सॉन्ग ऑफ द ईयर भी मिला और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी मिला केंड्रिक लैमर को। ये ग्रैमी पुरस्कार की बात है। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को मिला और सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार बियॉन्से को मिला। सर्वश्रेष्ठ एल्बम में भी बियॉन्से को और एल्बम ऑफ द ईयर में भी बियॉन्से को मिला है ग्रैमी पुरस्कार में। नेक्स्ट है इस्लामी मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक गुरु का निधन हो गया। ये कौन थे? आगा खान चतुर्थ थे। आगा खान चतुर्थ का निधन हो गया। ये इस्लामिक आध्यात्मिक गुरु थे। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है द सर्किल ऑफ लाइफ। द सर्किल ऑफ लाइफ किसने लिखा? सुधा मूर्ति। ये पुस्तक है द सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट, किसने लिखा? अरुण शौरी। ये पिछले बार भी आया था चर्चा में, ये एग्जाम में आ सकता है। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट, अरुण शौरी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है विल्ड फायर फैक्शंस है। विल्ड फैक्शंस किसके द्वारा? अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया विल्ड फैक्शंस। नेक्स्ट है आदि महोत्सव 2025। आदि महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये कहाँ हुआ? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ, नई दिल्ली में। 18 से 24 फरवरी के बीच आदि महोत्सव किया गया। आदि महोत्सव नई दिल्ली में हुआ, 18 से 24 फरवरी के बीच हुआ। यह नई दिल्ली में हुआ, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी नई दिल्ली में हुआ, विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। तो पूछा जा सकता है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ, ये विज्ञान भवन में हुआ था। नेक्स्ट है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025। ये कहाँ हुआ? ये फरीदाबाद में हुआ है। 7 से 23 फरवरी हरियाणा में फरीदाबाद है, 2025 को हुआ है। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प कला मेला ये हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में ही होता है। इस बार थीम राज थे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का थीम राज थे उड़ीसा प्लस मध्य प्रदेश। उड़ीसा के साथ मध्य प्रदेश था थीम राज में, जबकि भागीदार में थे बिम्स्टेक देश। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला में भागीदार संगठन कौन सा था? तो बिम्स्टेक संगठन था। थीम राज्य उड़ीसा प्लस मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट है स्टीड फास्ट युद्धाभ्यास, चर्चा में रहा स्टीड फास्ट युद्धाभ्यास। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो नाटो द्वारा किया जाता है, नाटो के देशों द्वारा किया जाता है। यह 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया गया। इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस शामिल थे। तो इसमें कितने सैनिकों ने भाग लिया? लगभग 10,000 सैनिकों ने भाग लिया। नाटो देशों के रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस में किया गया। नाटो, बुल्गारिया और ग्रीस में किया गया। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस में नाटो संगठन का स्ट्रीट फास्ट युद्धाभ्यास था। साइक्लोन युद्धाभ्यास चर्चा में रहा। ये तो जानते हैं आप लोग, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है। ये कहाँ हुआ? तो राजस्थान के फील्ड रेंज में हुआ, महाजन फील्ड रेंज में। तो पूछा जाएगा साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के साथ होता है और ये भारत में ही हुआ है, राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वाटर बर्थ, पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट वाटर बर्थ क्या है? तो यह मेटा का घोषणा है। मेटा द्वारा भारत प्लस USA प्लस ब्राज़ील प्लस दक्षिण अफ्रीका व अन्य स्थान पर AI की सुगम पहुंच बनाने के लिए शुरू किया गया है मेटा द्वारा। तो मेटा ने प्रोजेक्ट वाटर बर्थ के द्वारा AI की सुगम पहुंच बनाने के लिए भारत में, USA में, ब्राज़ील में और दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। AI का सुगम पहुंच बनाने के लिए मेटा द्वारा भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में प्रोजेक्ट वाटर बर्थ शुरू किया गया। नेक्स्ट है महिलाओं का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप दूसरा संस्करण किसने जीता? भारत जीत लिया है और विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। यह 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक किया गया। कुल 16 टीमों इसमें शामिल हुए थे, जिसमें भारत विजेता रहा, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप ये मलेशिया में हुआ था। महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप मलेशिया में हुआ। भारत विजेता रहा, दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा। 16 टीम शामिल हुए थे। पहला संस्करण ये हुआ था 2023 में, भारत में हुआ था। नहीं, पहला संस्करण 2023 विजेता भारत बना था।
दूसरा संस्करण इस बार मलेशिया में हुआ है। और तीसरा संस्करण ये होगा आपको, तीसरा संस्करण 2027 में होगा। ये बांग्लादेश प्लस नेपाल में होगा। बांग्लादेश प्लस नेपाल में होगा। बांग्लादेश प्लस नेपाल में तीसरा संस्करण होगा। पहला संस्करण विजेता भारत था, दक्षिण अफ्रीका विजेता था, 2023 में हुआ था महिलाओं का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। तो ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद।